मानव इतिहास में कुछ लोगों को महामानव क्यों कहा जाता है वो मुझे आज स्मैकडाउन में कोडी रोड्स को देख के पता चला। और भाई ब्रॉक लेसनर के लिए रेसलमेनिया में तो प्लान्स ही कुछ अलग हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को। और जैसे मैंने बोला रेटिंग सिस्टम हमारा चेंज हुआ है। अब हम रिव्यू करने वाले हैं शोज को कि हमको शो में कितने हम गधे वाले जो मूवमेंट है वो मिले हैं। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है टिफिनी स्ट्रैटन के साथ। वो आके बोलते हैं कि 3 महीने पहले मैंने अपना जो टाइटल है उसको खो दिया था, इसलिए अब जो एलिमिनेशन चेम्बर है वो मेरी डायरेक्शन है और मेरे लिए यहीं पर हम गधे हैं मूवमेंट नंबर 1 आ गया। क्योंकि टिफिनी स्ट्रैटन से आप स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करवा रहे हो। मतलब एक टाइम मुझे वो याद है, मैं आपको देखो 2000 छोड़ो, किसी भी जोन में छोड़ो, विंस मैकमैन के टाइम में लेके जाता हूं, भले ही बेकार से बेकार शो भी है, ठीक है। तो शो की स्टार्टिंग ऐसी होती थी कि हमको लगता था कि ओ शो की स्टार्टिंग में ऐसा है तो मतलब आज का रॉ, आज का स्मैकडाउन तो ऐसे होने वाला है। और अगर ये किक ऑफ में चीज हुई है तो भाई मेन इवेंट में तो इन्होंने पता नहीं क्या बचा के रखा होगा। लेकिन वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने पिछले कुछ टाइम में तो शो से बिल्कुल निकाल के बाहर ही फुटा दिया। भाई वो तो होती ही नहीं है चीज। अब आपको कुछ भी कभी भी दिख सकता है, भले ही वो स्टोरी लाइन शो पर कुछ इंपॉर्टेंस मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट हो या फिर फैंस उसके बारे में केयर करें या फिर नहीं करें, बस मूडी आदमी है, आज जो हमारा मन कर रहा है उससे हम स्मैकडाउन या फिर रॉ की स्टार्टिंग कर देंगे। वैसा कुछ आजकल शोज में होता है और स्मैकडाउन में तो भर भर के होता है। तो टिफिनी स्ट्रैटन आती है, वो अपनी बातें बोल रही होती है, नाया जैक्स भी आती है, वो कहते हैं कि तू लकी थी इसीलिए तू लास्ट वीक जो है जीत गई। उसके बाद फिर वो लैश लेजेंड अपनी तारीफें कर रही है कि अब हम यहाँ पे टैग टीम चैंपियनशिप जीतेंगे। उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर में नाया जैक्स होगी, फिर वो जीतेगी, ये करेंगे वो करेंगे, और वो मारने भी जा रहे होते हैं टिफिनी स्ट्रैटन को। लेकिन तभी रिया रिप्ली और ईओ स्काई निकल के आ जाते हैं। रिया रिप्ली ने भी थोड़ी सी डायलॉग बाजी करी जो कि ज्यादा कुछ खास थी नहीं, बस वही है कि भाई 3 घंटे स्मैकडाउन है, कैसे ना कैसे करके कुछ चीजें तो हमको डालनी है, तो वो चीजें यहाँ पे डाल रहे थे। अब इसके बाद इनका टैग टीम मैच शुरू होता है। हाँ, मैच में कुछ मूवमेंट्स जरूर अच्छे थे, जैसे रिया रिप्ली ने जब पावर बम लगाया नाया जैक्स को तो उसके बाद ईओ स्काई ने मून शॉट लगाया, लेकिन उसके बाद भी लैश लेजेंड ने ऐसे ऐसे करके पिन को जो है वो ब्रेक कर दिया था। उसके बाद ईओ स्काई को हमने देखा कि नाया जैक्स के ऊपर उन्होंने टेबल फोड़वा दिया, और फिर हमने लैश लेजेंड का स्पीयर भी देखा। तो इतना ज़्यादा हालत गंभीर हो गई थी मैच में कि ये मैच ही आगे नहीं बढ़ा। तो इसको थोड़ा एक केओटिक वे में दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है भाई, लेकिन आप इसे ओपन में नहीं डाल सकते। ये मैच की वजह से मैं फिर भी इसको बोल दूंगा कि हाँ चलो ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे कि भाई आप तो मैचेस को अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे अगर ये एक स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो ये मैच का हमने कोई फिनिश नहीं दिया, तो आई थिंक मुझे वो चीज़ पसंद आई है यहाँ पे। अब वही है कि बहुत सब्जेक्टिव होता है कि आपको कोई चीज़ कैसी लग रही है और किसी का देखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो यही फैन ओपिनियन है, इसलिए कॉमेंट सेक्शन भी आपके लिए खुला है। अब इसके बाद बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है कोडी रोड्स का, और बोलते हैं भाई ये बहुत प्रेशर है, आज तो 3 वाला जो ट्रिपल थ्रेट मैच है वो होने वाला है, चैम्बर के लिए ऐसे क्वालिफिकेशन होगा। कहते हैं मैं सिर्फ 2 मैचेस दूर हूँ और उसके बाद मेरे पास फिर से रेसलमेनिया का मेन इवेंट होगा। तो ऐसे करके ये हाइप कर रहे थे कि देखो भाई कोडी रोड्स आज जो है पूरी जान लगाने वाला है अपने चैम्बर क्वालिफाइंग मैच को जीतने के लिए। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आते हैं कार्मेलो हेस, और सबसे पहले तो कार्मेलो हेस के हाथ में आज मैंने माइक देखा, उनको बोलने के लिए कुछ मिला है। भाई ये चीज़ सोचो आजकल शोज पे कितनी मिस होने लगी है कि आप सुपरस्टार के कैरेक्टर में क्या वो सोचता है, क्या वो फील करता है, वो क्यों रिंग में है, उसके पास क्यों चैंपियनशिप है, वो क्या चाहता है, वो प्रोमोस हमको सुनने को ही नहीं मिलते। मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि आजकल के जो कैरेक्टर्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो सिजारो और मोजो रॉली जैसे हैं। अगर आप उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे थे, मतलब उन्हें देख के समझ ही नहीं आता कि भाई तू है कौन, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या मतलब क्या क्या क्यों हो, तुम एग्जिस्ट, एकदम बिल्कुल फ्लैट कैरेक्टर सारे के सारे ऐसे ही घूम रहे हैं आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्योंकि उनको ऐसे प्रोमोज ही नहीं मिलते। फिर भाई उनकी भी इसमें क्या गलती है। तो प्रोमो यहाँ पे दिया लेकिन बहुत ही बेसिक सा था, ऐसा कुछ बहुत डीप में तो ये गए भी नहीं। उन्होंने ये बोला कि बैंगर आफ्टर बैंगर मैचेस की बात हो रही है, मैं रोड टू रेसलमेनिया में हूँ, नेक्स्ट वीक चेंबर क्वालिफाई मैं करूंगा और मेलो डोंट मिस करके वो बोलते हैं। और सोचो भाई इन्होंने सीधा आके खुद ही यहाँ पे बुला लिया इलिया ड्रैगनोव को कि भैया चल आ जा, मैच वैच कर लेते हैं हम। तो मतलब ये क्या क्या चल रहा है इनके बीच में, मुझे तो नहीं पता कि ऐसे कब से तुम्हारी इंटेंसिटी कहाँ पे है। अब आप इसे बोल सकते हो कि भाई बेफेस और बेफेस ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन तुम रखो ही मत फिर उन्हें साथ में अगर वो ऐसे काम करते हैं। हाँ, हमें पता है कि आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई में हील वर्सेस फेस नहीं, फेस वर्सेस फेस, हील वर्सेस हील होता है, लेकिन ये उसको दिखाने का तरीका नहीं होता। इसके बाद सोलो सिकोवा आता है, और भाई सोलो सिकोवा ने एक ऐसी लाइन बोली ना, मेरे को मजा आ गया। मेरे को लगा कि भाई मेरी तरफ से सोलो सिकोवा ने आज कुछ बोल दिया है। सोलो सिकोवा एमएफटी के साथ आते हैं और वो कहते हैं भाई क्या तूने इलिया इलिया लगा रखा है, कितने तो मैचेस हो गए हैं, अब मैं मैच करूंगा। तो इलिया ड्रैगनोव फैमिली को टीज करते हैं सोलो सिकोवा की, और कार्मेलो हेस कहते हैं कि भैया मैं भी रेडी हूँ। मतलब इन दोनों के बीच में मैच होने वाला था।
कार्मेलो हेस और इलिया ड्रैगनोव के बीच में। लेकिन क्योंकि सोलो सिकोवा आ गया तो अब देखो कार्मेलो हेस क्या कहता है मैं मैच के लिए रेडी हूं और मेरे पास तो एक टाइटल है, शायद मैं एक और टाइटल के साथ जा सकता हूं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि भैया जो टाइटल अभी एमएफटी के पास है वो आ सकता है। और भाई उस टाइम पे सोलो सिकोवा ने जो ऐसे करके, जैसे हम अपने घर पे नहीं मॉक करते कोई लाइन को कि अबे ये टेबल उठा, तो वो बोलेगा अबे टेबल उठा, ऐसे करके टेढ़ा मुंह करके जो बात करते हैं वैसे करके सोलो सिकोवा ने बोला है। और ये था हमारे लिए स्मैकडाउन का हम गधे हैं मोमेंट नंबर 2। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इलिया ड्रैगनोव कार्मेलो हेस तुम दोनों के बीच में इतना प्यार है, सबसे पहले तो कि कार्मेलो खुद इलिया को बुला रहा है कि आ जाओ ये मैच कर ले, उसके बाद कोई बीच में आ गया तो अपना मैच छोड़ो भाई, वो टाइटल के लिए है, क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अब ये है, चल हम साथ में आ जाते हैं। तो अगर इतना प्यार है तो भैया इन्हें एक कमरा दो और इनको वहां पे जाके अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दो। वैसे भी आज वैलेंटाइंस डे है तो ठीक है, आप ऐसे करके भी अपना जो प्यार है वो दिखा सकते हो। आपको वो रिंग में आने के दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटेंसिटी, यहाँ पे हमें अग्रेशन चाहिए होता है। ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे आपको हावी होना पड़ता है। ये भी कुछ बेसिक चीजें होती है जो शायद अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के शायद समझ में नहीं आ रही है। अब इसके बाद क्या होता है, इन्होंने ग्रुप में मिलकर जो है अटैक करना शुरू कर दिया। अब बैक स्टेज क्योंकि मैट कार्डोना और अपोलो क्रूज वाला सेगमेंट भी था और कार्मेलो हेस उन पे सॉफ्ट थे, तो वो बचाने के लिए आ गए उन्हें, और उसके बाद नाकामुरा का म्यूजिक भी बजा दिया है उन्होंने। तो अब मतलब ये है, फिर स्मैकडाउन से हम गधे हैं मोमेंट नंबर 3। अब देखो भाई 3 घंटे की स्मैकडाउन है, आप मुझे बताओ कौन अगले हफ्ते कोई याद नहीं रखेगा कि 10 मैन टैग टीम मैच हुआ था। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि 2 घंटे की स्मैकडाउन में 1 घंटा जुड़ गया है और उस घंटे के पीरियड में हमको घंटे वाले मैचेस और घंटे वाली इनको स्टोरीज दिखानी है, जो कि अब मैं तो बोलूंगा कोई स्टोरी भी नहीं। कॉल्डेस आता है वो बोलता भैया 10 मैन टैग टीम मैच है और बस फिर मैच शुरू कर लो तुम लोग। ये क्या है, ये क्यों है? अब मुझे बताओ इस चीज को कौन पसंद करेगा? अगर आपको अगर आप अच्छे मैचेस देखने के फैन हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूट्यूब चैनल है और अब इंडिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई वॉल्ट वाला जो चैनल है उसका भी एक्सेस है हम इंडियंस के पास में। तो आप वहां पे जाके कोई भी पुराने से पुराना मैच, आपको मैनकाइंड अंडरटेकर देखना हो, कुछ भी आपको पुरानी राइवलरी देखनी हो, एडी गुerrero का कुछ देखना हो, शॉन माइकल्स का कुछ देखना, वो बहुत बढ़िया मैचेस देख के जा चुके हैं, तो आप वो मैचेस देख सकते हो। क्योंकि इन मैचेस में अगर कोई स्टोरी नहीं है तो इन मैचेस को देखने का मतलब क्या है? मेरी तो ये बात समझ के बाहर है और मैं शुरुआत से ही इसीलिए यूएस टाइटल ओपन चैलेंज को क्रिटिसाइज कर रहा था। अब मुझे बताओ कौन है यूएस टाइटल ओपन चैलेंज का फैन? मुझे अब बताओ। मतलब अगर बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियन भी होते हैं, लेकिन कुछ बातें फैक्ट होती हैं, कुछ बातें किसी के ओपिनियन भले ही है लेकिन वो फैक्ट ही होती हैं, और ये उनमें से एक है। तो उसके बाद उन्होंने अपना 10 मैन टैग टीम मैच करा। वही जैसे मैंने बोला कि सिजारो मोजोरोली जैसे कैरेक्टर घूम रहे हैं, किसी का कुछ है ही नहीं। नाकामुरा का क्या उद्देश्य है एमएफटी में, वो जो टल्ला टोंगा है वो क्या चाहता है, वो जेसी मटेओ की क्या विचारधारा है, उसकी लाइफ कैसी चल रही है, किसी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कोई कैरेक्टर में डेप्थ छोड़ो, कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। तो बस उसके बाद ये मैच कर रहे हैं और फिर ये मैच जो है कट थ्रोट के साथ, टामा टोंगा ही है ना उसका नाम, हाँ तो नाम भी भूलने लगा हूँ भाई मैं इनके, उन्होंने जो है फिनिशर लगा दिया। पता नहीं उस फिनिशर को वो क्या ही दिखाते, मुझे लग रहा है एक पॉइंट पे ऐसा ना हो कि ये ब्रॉक लेसनर के F5 की तरह ही ना ट्रीट होने लग जाए, कोई सी इसकी स्ट्रीक बन रही हो, पता नहीं। ये मैच जीत गए और उसके बाद सोचो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या किया। लाइट्स जाती है, सोलो सिकोवा की पूरी एमएफटी है, उसके बाद लाइट्स आती है और भैया ऊपर वाइट 6 खड़े हैं और ये था स्मैकडाउन का हम गधे हैं मूवमेंट नंबर 4। अब तुम ये सोचो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव लोगों में जब ये डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या फिनिश होना चाहिए इस मैच को, क्योंकि सोलो और वाइट 6 की स्टोरी तो चल रही है, एक काम करते हैं, सबसे यूनिक आइडिया सोचते हैं जो हमने आज तक नहीं किया। क्या आइडिया होगा? लाइट जाएगी, लाइट आएगी और वो बस ऊपर से खड़े होकर सारे लोग दांत फाड़ रहे होंगे और खासकर अंकल हाउडी तो सबसे ज्यादा फाड़ रहा होगा। ये तुम सोचते हो? मतलब मैं ये सोचूंगा कि अगर एक $1 बिलियन कंपनी है, एक ऐसी चीज जो कि टीवी पर आने वाली है, तो मैं उसको कैसे बुक करूंगा? तो मैं ऐसे तो बुक नहीं करूंगा भाई। देखो तो या तो कोई बहुत बड़ी फिरकी ले रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, सब मस्ती मजाक के माहौल में है, अपना ही कि भैया अपनी ही वो है ना कि सब अपने ही घर का दाल रोटी पानी है, तो करो जिसको जो करना है। तो ये तो वही वाली मुझे मेंटालिटी लग रही है। इससे ज्यादा शायद इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुका हूँ। अब तो मुझे गुस्सा भी कम आने लग गया, मुझे लगने लगा कि ये कितने और ज्यादा बेवकूफ दिख सकते हैं। बैक स्टेज से सेगमेंट था एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फेयर का, और ये मैं बोलूंगा 1 मिनट का सेगमेंट इससे पहले जो ड्रामा हुआ उससे बढ़िया था। क्या होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन एटलीस्ट वो एक स्टोरी तो दिखा रहे हैं कि एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फेयर का, कि जो शार्लेट ने एलिमिनेट कर दिया था एलेक्सा ब्लिस को, तो उसके लिए वो सॉरी बोल रही है, उनको गैलेंटाइन बोल रही है। अब ये भी कोई नई टर्म होती है, मुझे आज ही पता चला है। क्या होती है भाई, मुझे एक्सप्लेन कर देना थोड़ा है। उसके बाद वो फूल और अपनी जो फोटो है वो दे रही है
है और सॉरी वॉरी करे बोल रही है। एलेक्सा ब्लिस नहीं सॉरी की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस आज उन्होंने ये बोल दिया था कि रिंग साइड पे जो एलेक्सा ब्लिस का चेंबर वाला मैच होने वाला है उसमें वो उनके साथ होंगी। इसके बाद भाई बैक स्टेज से एक सेगमेंट था और ये सेगमेंट ऐसा था कि निक ऑल्डेस और डेवन प्रीस्ट की हंसी रोके नहीं रुकी। उन्होंने अपना कैरेक्टर पूरा ही ब्रेक कर दिया। यहाँ पे अपनी कुछ लाइनें लिख के भी आए हुए थे, जैसे लिखने का शौक होता है ना लोगों को, तो किट विल्सन अपनी बातें बोल रहे हैं और R-Truth भी अपनी बातें बोल रहे हैं। उसमें से एक लाइन उन्होंने बोली कि आई थिंक तुम अपना जो मैनहुड है उसको खो चुके हो क्योंकि आई कैन सी अ कैमल टो। अब अगर आप ये बात समझ रहे हो तो अच्छी बात है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं समझ रहे हो तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है। उस बात पे फिर उनको रिएक्शन मिल जाता है। मुझे नहीं पता कि अब ये WWE क्या इतना भी खुल के चीज़ें बताने लगे हैं, तो बट पता नहीं है जो भी है। निक ऑल्डेस और डेवन प्रीस्ट उसके बाद और ज़्यादा हंसते हैं और वैसे भी R-Truth का कैरेक्टर ऐसा है तो वही है, उनके ऊपर तो चीज़ें सूट कर जाती हैं। इसके बाद शो पर मैच आता है जेलिना वेगा वर्सेस एलेक्सा ब्लिस वर्सेस जूलिया के बीच में। थोड़ा इन्होंने एक्शन अपना पेस दिखाने की कोशिश करी है बट एट द एंड एलेक्सा ब्लिस ने इस मैच को जो है सिस्टर एबिगेल के साथ जीत लिया है और अब जो है उनका स्पॉट फिक्स हो गया है विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर। इसके बाद बैक स्टेज से टिफनी स्ट्रैटन और चेल्सी ग्रीन का भी एक सेगमेंट था जहां पे उनकी पैर में तो लग गई है क्योंकि चेल्सी की, तो उनको जो है एक ऐसी व्हील चेयर दी है जो कि पूरी पिंक कलर से बनाई हुई है और वो आती है और उन्होंने सीधा जो टिफनी के पीछे है वहां पे पुश कर दिया था। तो वो कहती है अपॉलॉजी मांग, तो वो कहते खड़े और मुझसे मांग ले अपॉलॉजी, लेकिन वो कहते ओ तू तो खड़े ही नहीं हो सकती। तो पता नहीं ये क्या था बट ठीक है जो भी था। अभी जो मैंने इससे पहले राम गाथा गाई है पूरी वाइट सिक्सर सोलो सिकोवा की, मैं बोलूँगा उससे ये बेटर था क्योंकि कुछ यहाँ पे एटलीस्ट स्टोरी लाइन के सेंस में तुम दिखाने अच्छा नहीं है ये भी, बट फिर भी थोड़ी तारीफ तो करनी पड़ जाएगी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं शो पर हमारे ट्रिक विलियम्स, और ट्रिक विलियम्स को भी आज माइक दिया है तो अगेन ये थोड़ा थोड़ा प्रोमो आप सबसे कट करवा रहे हैं और यहाँ पे वो बोलते हैं कि सैमी तुझे कितने मौके मिलेंगे, नेक्स्ट वीक मैं क्वालिफाई कर लूँगा चेंबर में। उसके बाद रे फिनिक्स की बुराई करते हैं, रे फिनिक्स मैच के लिए आते हैं और ट्रिक शॉट के साथ इजीली इस मैच में ट्रिक विलियम्स ने रे फिनिक्स को हरा भी दिया है। पता नहीं WWE क्या सोच रही है ट्रिक विलियम्स को लेके, कभी तो लगता है कि हाँ इसके साथ कुछ होगा, कभी लगता है नहीं होगा, बट अभी तो सिर्फ वो रिएक्शन के बेसिस पर ही चल रहे हैं। और ट्रिक विलियम्स भाई ये बात ध्यान रखना कि एक और ऐसा बंदा आपसे पहले आ चुका है जो कि रिएक्शन के बेसिस पर ही चला, लेकिन उसके बाद उसकी क्या डायरेक्शन हुई। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हमारे ब्लड लाइन के मेंबर जे ऊसो की। नेक्स्ट मैच आता है जॉर्डन ग्रेस वर्सेस जेड कारगिल के बीच में। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अब देखो जब ऐसा मैच होता है ना तो मैं इंटरेस्टेड होता हूं कि ओके लेट्स सी अब इस मैच में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत टाइम से जेड कारगिल के सामने जॉर्डन ग्रेस को दिखा रहे थे कि वो पहले ही हरा देगी उसको और रेसलमेनिया की स्टोरी पूरी चेंज हो जाएगी, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही में इस मैच ने डिलीवर नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि जेड कारगिल को कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जॉर्डन ग्रेस के सामने, जॉर्डन ग्रेस ने उतने एफर्ट्स नहीं लगाए, एक हाथ से उन्होंने जेडेड लगा के इस मैच में जो खेल है वो खत्म कर दिया। और इस मैच के टाइम पे होता भी है कि लिव मॉर्गन और डोमिनिक और रकेल आती भी है और उन्होंने अपनी जो वैलेंटाइन वाली टेबल है उसको अलग से सजाया हुआ होता है और जब जेड कारगिल फिर मैच जीत भी जाती हैं तो उसके बाद वो जाके बोलती हैं कि अगर तूने मुझे पिक किया तो तेरी तो ऐसी तैसी हो जाने वाली है। तो ये भी करके ये आई थिंक जेड कारगिल और ये टीज ही कर रहे हैं अभी कि क्या होगा रेसलमेनिया का मैच, या लिव मॉर्गन किसे पिक करेंगी रॉयल रंबल को जीतने के बाद। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट था, सोलो सिकोवा बैक स्टेज से जा रहे होते हैं और भाई एक लॉकर रूम में उनको अपना एक पोस्टर सा लगा हुआ दिखता है जहाँ पे ये लिखा होता है ना कि ये किसका लॉकर रूम है, और वहाँ पे कैरिकेचर टाइप का बनाया हुआ है सोलो सिकोवा का और उसमें उनके मुंह में ही पूरा जो लैंटर्न है वो कुचड़ा हुआ है और बड़ा फनी भी लग रहा था और बहुत डरावना भी लग रहा था कि भाई कोई अपने ऐसा देखेगा कि वो मेरे साथ ये होने वाला है क्या। तो सोलो सिकोवा ने फिर उसको पकड़ के जो है वो निकाल दिया। तो ये स्टोरी तो पता नहीं, मुझे लगता नहीं है कभी ख़त्म होने वाली है, बट कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हाँ लगती हैं कि ओके चलो कुछ ये यहाँ पर शायद काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद शो पर बैक स्टेज से ओबा फेमी और निक ऑल्डेस की बैक स्टेज बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट डील से रिलेटेड ही बात हो रही है, लेकिन तभी किट विल्सन वहाँ पे आ जाते हैं, किट विल्सन वहाँ पे आ जाते हैं और फिर उसके बाद उनके पास वो जो डायरी थी ना उसमें से लाइंस जो है वो पढ़ के बता रहे होते हैं जो कि सारी अगेंस्ट थी ओबा फेमी को। ओबा फेमी कहता है अच्छा इतनी प्रॉब्लम है तो मेरे से मैच लड़ ले अगले हफ्ते के लिए, तो अगले हफ्ते शायद अभी मैच करने वाले हैं और किट विल्सन वहाँ से फिर गुस्से में जो टॉक्सिक है वो बोल के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का बैक स्टेज था एक इंटरव्यू जहाँ पे वो ट्रिपल थ्रेट मैच की बात करें, जेकब फाटू, सैमी ज़ेन, कोडी रोड्स तीनों होने वाले हैं एंड यहाँ पे उन्होंने जेकब फाटू एंड कोडी रोड्स को साइड में रख के सैमी ज़ेन को बोला कि भैया तूने भी बोला था ना कि तू मुझे जीतते हुए देखना चाहता है, क्योंकि सैमी ज़ेन बाद में वहाँ पे आ गए थे। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ अ बिग पार्ट ऑफ मी, वो चाहता है कि
तू इस मैच को जीते। तो सैमी ज़ेन कहते हैं भाई इसे क्या हो गया है, और उसके ठीक बाद फिर सैमी ज़ेन, जेकब फाटू और ये कोडी रोड्स का मैच भी शुरू हो जाता है। बहुत सारे क्लोज फॉल्स और सिग्नेचर मूव्स आपको इस मैच में देखने वाले हैं। कोडी रोड्स ने एक कटर लगाया सैमी ज़ेन को, लेकिन जेकब फाटू ने कोडी को ही बाहर फेंक दिया, और उसके बाद उन्होंने जब मून सॉल्ट हिट किया और वो पिन करते हैं तो भाई तब इस मैच में ड्रू मैकिंटायर आ गए। उन्होंने क्लेमोर लगा दी जेकब फाटू को, जेकब फाटू को वो मारना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद कोडी रोड्स को भी उन्होंने बीच में मारा, उन्होंने पावर बॉम्ब किया जेकब फाटू को टेबल के ऊपर, और फिर कोडी रोड्स को क्लेमोर उन्होंने लगा दी, और भाई सैमी ज़ेन को वो लेके आते हैं, उनके ऊपर ऐसे हाथ रखा। और जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि एक महामानव होना क्या होता है, वो मुझे स्मैकडाउन से पता चला है। आज भाई कोडी रोड्स ने उस मोमेंट पे किकआउट कर दिया है। तो ये तो अनबिलीवेबल था कि उस मौके पर भी कोडी रोड्स ने कैसे किकआउट किया, और ये आपको बताता है कि कोडी रोड्स की इस समय WWE में बुकिंग कैसी चल रही है। और उसके बाद फिर भसड़ हो गई, सैमी ज़ेन की हेलुआ किक ड्रू मैकिंटायर को लग जाती है, या वो मारने जा रहे थे समझ में नहीं आया मुझे। और उसके बाद फिर कोडी रोड्स ने अपना जो क्रॉस रोड्स है वो सैमी ज़ेन को लगा के इस मैच को जीत लिया है, और एलिमिनेशन चेंबर में अपना स्पॉट कंफर्म कर लिया है। अब इसका मतलब हम क्या समझें कि क्या वो एलिमिनेशन चेंबर जीत के ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करने वाले हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन है यहाँ पे भी, क्योंकि हम एक बात ये भी सुन रहे थे कि शायद कोडी रोड्स एज चैंपियन भी वॉक इन कर सकते हैं, फिर शायद रैंडी ऑर्टन वाली स्टोरी, ये सब कुछ हो सकता है। बट ओवरऑल आज के ये थे हमारे स्मैकडाउन के रिव्यू, और हम कितने गधे हैं वो वाले मूवमेंट है वो आपने देख लिया स्मैकडाउन से। लेकिन स्मैकडाउन के अलावा कुछ और चीज़ की बात करते हैं, और भाई बेशर्मी WWE ने कर दी है। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि WWE अपने टिकट जो उनके प्राइसेस है उसको कम नहीं करने वाले, लेकिन 25% डिस्काउंट अब ये सारे रेसलमेनिया के लिए दे रहे हैं लोगों को, और ये 16 फरवरी तक रहने वाला है। यानी WWE को लगा भैया हमसे तो ना बिक्री, अब इसके जो डिस्काउंट है वही देना शुरू कर देते। तो ये मैंने कल इस चीज़ के लिए प्रेज़ किया था कि भैया चलो एटलीस्ट ये टिकट के प्राइसेस कम नहीं कर रहे, जो कि अच्छी बात है, ताकि एफर्ट्स लगाएं। इन्होंने बोला एफर्ट तो क्या ही लगाएं, टिकट के जो प्राइसेस है उसको ही कम कर देते हैं। और क्योंकि वैसे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वो ओवर प्राइस करके रखे हुए थे, तो मतलब उतना मज़ा नहीं आया। बट भाई मैं तो ना रेसलमेनिया देखने जा रहा और ना मैं वो टिकट खरीद रहा, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। वो तो चीज़ डायरेक्ट क्योंकि रिलेटेड है WWE की स्टोरी और क्रिएटिवली शोज़ को अच्छा बनाने की, इसलिए हमारे लिए चीज़ मैटर करती है। और अब बात करते हैं उस रेसलमेनिया के मैच की भाई, जो कि जैसे ही मेरे कानों में पड़ा मेल्जर की तरफ से आई, भाई मैं तो शॉक हो गया कि WWE ये प्लान कर रही है ब्रॉक लेसनर के लिए। तो मेल्जर का कहना ये है कि जो 23 फरवरी को ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में, वहां से वो अपने रेसलमेनिया के मैच को ही टीज करने वाले हैं। और उन्होंने बोला कि रॉयल रंबल में हमने ओबा फेमी और वो ब्रॉक लेसनर के बीच में एक मूवमेंट देखा था, वो एक श्योर थिंग नहीं है कि वो इसीलिए करी गई थी कि इनका रेसलमेनिया में मैच है। लेकिन मेल्जर ने ये बोला कि लेट जैन तक यही WWE के प्लान्स में है कि ब्रॉक लेसनर का मैच होगा अगेंस्ट LA नाइट एट रेसलमेनिया। अब जैसे ही मेरे कान में बात पड़ी, मैंने इसका पूरा लॉजिक लगाने की कोशिश करी कि ये कैसे, तो क्या ये ऐसे है कि रॉयल रंबल में जो एलिमिनेशन है वो LA नाइट और कोडी रोड्स दोनों ने मिलकर किया था, तो वहां से वो स्टोरी को उठा सकते हैं। फिर अगर आप देखोगे तो LA नाइट के जो पंगे हैं वो विजन के साथ हैं, और अगर आप विजन में देखोगे तो भैया पॉल हेमन है, और पॉल हेमन का एक आदमी ब्रॉक लेसनर भी है। तो क्या ये ऐसे करके मैच बनाने वाले हैं? लेकिन ये तो मुझे आउट ऑफ नोवेयर लग रहा है, और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि इसकी स्टोरी भी ये कैसे बना सकते हैं। मतलब LA नाइट हैं तो दोनों ऑब्वियसली अपने आप में एक बड़े सुपरस्टार, LA नाइट को भी एक बड़ा मैच चाहिए, लेकिन ये ब्रॉक लेसनर LA नाइट की इनकी केमिस्ट्री वाला मैच, ये बात मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर है। मेरे को तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि इस मैच के ऊपर मैं रिएक्ट कैसे करूं, कि इसको बुरा बोलूं, इसको अच्छा बोलूं, इसको मिड बोलूं, या इसके बारे में कुछ ना बोलूं। बट आउट ऑफ नोवेयर बड़ी वियर्ड सी चीज़ आई है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस LA नाइट का जो मैच है WWE ने उसको कंसिडर किया है रेसलमेनिया के लिए। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना। नेचुरल टीन कंज्यूम करके आप अपना प्रोटीन इनटेक फिक्स कर सकते हो लाइफ का, अपनी ओवरऑल की क्वालिटी को बेटर करने के लिए, तो उसके लिए आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरपंत वाला कोड यूज़ करके आप लोग प्यारा सा डिस्काउंट भी ले सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख के चैनल को सब्सक्राइब भी करके चले जाओगे तो डेली आपको WWE की ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।